एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम सिर्फ इस कमरे के बाहर मेरी पत्नी हो, अंदर तुम मेरे लिए बस एक ट्रॉफी हो, दुनिया को दिखाने वाली बीवी, असली नहीं। मैंने तुमसे शादी ही लोगों को दिखाने के लिए की है। बोलो, मंजूर है? रुद्रन के ये शब्द सुनकर नीलिमा का दिल बैठ गया। कितने ही सपने लेकर नीलिमा ने मंगलम घर की दहलीज पर कदम रखा था। वो रुद्रन प्रताप की पत्नी और इस घर की बहू बनकर आई थी। लेकिन शादी की पहली ही रात इस सजे धजे कमरे में उसके सारे सपने टूटकर बिखर रहे थे। वो बस रोए जा रही थी। जब रुद्रन को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पलटकर नीलिमा को देखा। नीलिमा ने सिर झुकाए हुए ही हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसा ही था तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्रन ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे अपने परिवार के नाम और रुतबे के लिए एक ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरे सोशल स्टेटस से मैच करे। मैंने बहुत लड़कियां देखीं, फिर एक चैरिटी फंक्शन में तुम्हें देखा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तहजीब वाली और पढ़ी लिखी भी। एक पत्नी में जो कुछ भी बाहरी दिखावे के लिए चाहिए वो सब तुम में है, लेकिन मेरी असली हमसफर बनने की काबिलियत तुम में नहीं है। ये सुनते ही नीलिमा के अंदर गुस्सा और दुख का एक सैलाब सा उमड़ आया। उसकी आंखें छलक पड़ीं। तो आपने मुझे धोखा दिया? उसने सीधी रुद्रन की आंखों में देखकर पूछा। पागल मत बनो नीलिमा, जरा इस कमरे को देखो। तुम्हारा पूरा घर शायद इसकी आधी कीमत का भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र पहनाया है वो तुम्हारे घर से आए 10 तोले सोने से 2 गुना महंगा है। तुम जैसी लड़की के लिए ये सब किसी सपने से कम है क्या? तुम्हें यहाँ हर वो आराम मिलेगा जो किसी भी लड़की का सपना होता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? रुद्रन ये कहते कहते अपनी शेरवानी उतारने लगा। उसकी मजबूत कद काठी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने रिमोट उठाकर एस बड़ी ई और तेज कर दिया। जवाब नहीं दिया तुमने नीलिमा? कुछ और चाहिए तुम्हें? नीलिमा ने एक मशीन की तरह नामे सिर हिला दिया। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। कमरे में जगह की कोई कमी नहीं है। मेरा बिस्तर छोड़कर कहीं भी सो सकती हो। उस अलमारी में और चादरें रखी हैं। इतना कहकर रुद्रन नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। नीलिमा किसी मूर्ति की तरह बिस्तर पर बैठी रह गई। उसने फिर से कमरे पर नजर दौड़ाई। गुलाब की पंखुड़ियों से सजा बिस्तर, महकती हुई मोमबत्तियां और टिमटिमाती हुई लाइट्स। कुछ घंटे पहले जब वो इस कमरे में आई थी तो उसे लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी तो एक नाटक बनकर रह गई है। कमरे की शान शौकत अब उसे किसी भद्दे मजाक की तरह लग रही थी। वो एक सोने के पिंजरे में फड़फड़ाती चिड़िया जैसी महसूस कर रही थी। शादी के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। जब रुद्रन का रिश्ता आया था तो नीलिमा ने एक खूबसूरत जिंदगी के सपने बुने थे, लेकिन अब ये सारी सुख सुविधाएं उसे बोझ लग रही थीं। अभी भी देर नहीं हुई है, उसने सोचा। मैं यहां से भाग सकती हूं। उसने फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन को कॉल किया। नीली, इतनी रात को फोन? सब ठीक है। रुद्रन कहाँ है? दीदी शिवा ने फोन उठाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। शिवा दीदी? मैं? नीलिमा की आवाज भर्रा गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? शिवा ने उसकी घबराहट को भांप लिया। फिर चहकते हुए बोली, अरे सुन, आज जब तुम्हारी विदाई हुई तो विवेक जीजू की माँ आई थी। रुद्रन ने शादी से पहले ही उनसे बात कर ली थी और हमारा सारा कर्जा चुका दिया। अब कल विवेक मुझे और माँ को लेने आ रहे हैं। शिवा की आवाज में तो खुशी थी, लेकिन नीलिमा का दिल और डूब गया। दीदी, देवू कैसी है? नीलिमा ने अपना दुख छिपाते हुए पूछा। वही तो असली खुशखबरी है। रुद्रन ने देवू की सारी बकाया फीस भर दी। कल से हमारी देवू फिर से कॉलेज जाएगी। और सुनो, कॉलेज पूरा होते ही रुद्रन खुद नीरज के घर जाकर उन दोनों की शादी की बात करने वाला है। नीलिमा हैरान थी। जो इंसान उससे इतनी नफरत से बात कर रहा था वो उसके परिवार के लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? दीदी, क्या नीरज के घरवाले मान जाएंगे? अरे पगली, नीरज की माँ ने खुद मुझे फोन किया था। कह रही थी कि मंगलम खानदान की समधन बनना तो उनकी खुशकिस्मती होगी। नीलिमा का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हो गया। रुद्रन ने आपसे ये सब कब कहा? 2 घंटे पहले उसका फोन आया था। अरे, जो हमारा घर गिरवी रखा था उसके कागज छुड़ाने के लिए भी पैसे भिजवा दिए हैं। रुद्रन तो हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। नीली, हमारे सारे दुख दूर करने के लिए ही भगवान ने उसे भेजा है। इसके बाद नीलिमा ने कुछ नहीं पूछा और फोन रख दिया। वो समझ चुकी थी कि रुद्रन ने उसे हर तरह से खरीद लिया है। मैंने कहा था ना कि मेरे बिस्तर पर मत बैठना। तभी बाथरूम से निकला रुद्रन उसे बिस्तर पर बैठा देखकर गुस्से से चीखा। नीलिमा डरकर बिस्तर से उछल पड़ी। सॉरी,
आपने सच में मुझे खरीद लिया है ना? उसने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा। नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे रहा हूं। तुम्हारी बहन और जीजू कल से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने सिर्फ वो कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि तुम्हारे जीजू विवेक, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, उन्हें मंगलम ग्रुप के मॉल में मैनेजर की जॉब भी दे दी है। और तुम्हारी छोटी बहन के लिए नीरज की मां ने दहेज में 200 तोला सोना और 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैंने आधा एडवांस देने के बाद ही तुम्हारी दीदी को फोन किया था। नीलिमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब तुम चाहो तो ये सब छोड़कर जा सकती हो, लेकिन याद रखना, जिस पल तुम इस घर से बाहर कदम रखोगी, मैंने जो कुछ भी दिया है एक पल में वापस ले लूंगा। तुम्हारी दीदी और उनकी बेटी को घर छोड़ना पड़ेगा। देवू कॉलेज से निकाल दी जाएगी और किसी कपड़े की दुकान पर काम करेगी। नीरज की मां रिश्ता तोड़ देगी। तुम्हारा घर बैंक वाले ले जाएंगे। और तुम अपनी 30,000 की नौकरी से क्या ये सब संभाल पाओगी? रुद्रन ने ताना मारते हुए उसे देखा। नीलिमा के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। अब यही उसकी जिंदगी थी। इसी कमरे में अपने पति के साथ एक अजनबी बनकर रहना था। वो बिस्तर से एक तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। उसकी शादीशुदा जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी, ये उसे साफ नजर आ रहा था। रुद्रन उसके आंसुओं को नजरअंदाज करके बिस्तर पर लेट गया। सोफे पर लेटी नीलिमा खिड़की से बाहर देखने लगी। आज चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। तभी खिड़की के पास से किसी के चलने की आहट हुई। वह चौंक कर उठी और खिड़की के पास गई। वहां रखे गमलों के पीछे उसे एक परछाई दिखी। कौन है वहां? उसकी आवाज सुनते ही वो परछाई खिड़की से कागज का एक गोला अंदर फेंककर भाग गई। नीलिमा ने डरते डरते वो कागज उठाया और खोला। उस पर लिखा था, जब रुद्रन सो जाए तो स्विमिंग पूल के पास आना। ये आलीशान घर जितना सजा धजा और सुरक्षित लग रहा था, अंदर उतनी ही बेचैनी थी। इस किले जैसे घर में घुसकर खिड़की से अंदर पर्ची फेंकने की हिम्मत किसकी हुई? इस एक सवाल ने नीलिमा के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। वो देर तक करवटें बदलती रहीं, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने बिस्तर पर सो रहे रुद्रन को देखा। वो दुनिया से बेखबर गहरी नींद में था। बड़ी ई इतनी तेज ठंडक फेंक रहा था, फिर भी उसने ऊपर चादर तक नहीं ली थी। उसने सिर्फ एक लिनन पैंट पहन रखी थी। उसके 6 पैक एब्स देखकर नीलिमा एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। जानवर कहीं का, उसने मन ही मन सोचा। अब नीलिमा को ठंड लगने लगी थी। उसने खुद को चादर में लपेट लिया। वो हौले से उठी और रुद्रन के पास गई। उसने रुद्रन के चेहरे के आगे हाथ हिलाकर पक्का किया कि वो वाकई सो रहा है। जैसे ही वो मुड़ने लगी, रुद्रन ने नींद में करवट ली और अपना तकिया खींचते हुए साथ में नीलिमा का हाथ भी पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। हे भगवान! नीलिमा की दबी हुई चीख निकली। रुद्रन ने नींद में उसकी पकड़ और मजबूत कर ली। छोड़ो मुझे, राक्षस! जानवर! हाथ छोड़ो मेरा! नीलिमा मन ही मन बड़बड़ाते हुए जोर से अपना हाथ खींचने लगी। झटके में उसका हाथ तो छूट गया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो सीधे सिर और कमर के बल जमीन पर जा गिरी। आह! उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। क्या हुआ? रुद्रन उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। तुम फर्श पर क्या कर रही हो? उसने नीलिमा को नीचे पड़ा देख पूछा। वो मुझे पानी पीना था। किचन जाने के लिए उठी थी, पर बिस्तर के कोने से टकराकर गिर गई। पानी की बोतल तो वहां टेबल पर रखी है। उसके लिए किचन कौन जाता है? रुद्रन ने सोफे के पास रखी बोतल की तरफ इशारा किया। सच बताओ, क्या कर रही थी तुम? रुद्रन की शक भरी निगाहों से नीलिमा समझ गई कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो फौरन दूसरा बहाना सोचने लगी। मुझे इतने ठंडे बड़ी ई में रहने की आदत नहीं है। सोचा थोड़ी देर बाहर टहल लूं, और अगर थोड़ा गर्म पानी पी लेती तो गले को भी आराम मिलता। रुद्रन ने उसे सिर से पांव तक घूरा। नीलिमा डर के मारे नजरें झुकाए खड़ी रहीं। तुम्हारे नखरों के लिए मैं बड़ी ई बंद नहीं करने वाला। कल से नौकरानी से कहकर फ्लास्क में गर्म पानी रखवा लेना। और याद रखना, मुझे अपनी नींद में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब जाओ, पीकर आओ गर्म पानी। यह कहकर रुद्रन वापस मुंह फेर कर लेट गया। नीलिमा किसी तरह कमरे से बाहर भागी। वो सीधे 4 मंजिला घर की छत पर बने स्विमिंग पूल की तरफ चली गई। वहां तेज ठंडी हवा चल रही थी। पूल के पास पहुंचकर भी उसे कोई नहीं दिखा। तभी पानी के अंदर से कोई बाहर निकला। नीलिमा डरकर 2 कदम पीछे हट गई। उसने ध्यान से देखा। स्विमिंग शॉर्ट्स पहने, भूरी आंखों वाला एक गठीला नौजवान। विक्रम! वो मंगलम परिवार का सबसे छोटा बेटा था। प्रताप और गौरी मंगलम का छोटा लड़का, यानी रुद्रन का भाई।
विक्रम शादी से कुछ घंटे पहले ही कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था, इसलिए नीलिमा उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? विक्रम के पूल से बाहर आते ही नीलिमा ने पूछा। अरे आराम से नीली, इतनी भी क्या जल्दी है? विक्रम मुस्कुराते हुए उसके पास आया। पूल के पास ही एक छोटा सा बार काउंटर था। उसने वहां से शैंपेन की एक बोतल उठाई, उसे हिलाया और खोल दिया। झाग के साथ शैंपेन बाहर छलकी, जिसकी कुछ बूंदें नीलिमा के चेहरे और साड़ी पर भी आ गिरीं। ये क्या बदतमीजी है? नीलिमा ने गुस्से से कहा। लेकिन विक्रम ने परवाह नहीं की और 2 डिजाइनर ग्लासों में शैंपेन डालने लगा। कम ऑन नीली, इतनी बोरिंग मत बनो। मैं ये खास कनाडा से लाया हूं। इट्स अ फैंटास्टिक शैंपेन। विक्रम ने एक ग्लास नीलिमा की तरफ बढ़ाया। हटाओ इसे मेरे सामने से विक्रम, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई। तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? नीलिमा की आवाज में सख्ती थी। बस ऐसे ही, देखना चाहता था कि तुम आती भी हो या नहीं। विक्रम जोर से हंसा। ऐसे ही? नीलिमा ने शक से उसे घूरा। मुझे रुद्रन और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है नीली, पर डरो मत, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। विक्रम ने शैंपेन का घूंट भरते हुए कहा। रुद्रन के बारे में? क्या मतलब? ओहो नीली, इतनी भोली मत बनो। मुझे अच्छी तरह पता है कि आज रात उस बेडरूम में कुछ नहीं हुआ और न ही आगे कभी कुछ होने वाला है। नीलिमा सन्न रह गई। वो बस विक्रम को घूरती रही। ऐसे घूरना बंद करो नीली। रुद्रन के लिए तुम बस एक खूबसूरत शोपीस हो जिसे वो दुनिया को दिखाएगा, बस एक ट्रॉफी वाइफ। नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम को ये सब कैसे मालूम। वो कुछ पूछती, इससे पहले विक्रम फिर बोल पड़ा। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए नहीं बुलाया। विक्रम नीलिमा के और करीब आ गया। उसके गीले बदन की ठंडक नीलिमा को महसूस हुई। एक हाथ में शैंपेन का ग्लास पकड़े, उसने दूसरा हाथ नीलिमा के कंधे पर रख दिया। नीली, तुम्हें कोई भी कमी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर मदद के लिए तैयार हूं, खासकर वो कमी जो मेरा भाई पूरी नहीं कर सकता। नीलिमा को लगा जैसे किसी ने उसके बदन में आग लगा दी हो। उसने एक झटके से विक्रम का हाथ अपने कंधे से हटाया और पूरे जोर से एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। विक्रम लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। तुम्हारे भाई में कौन सी कमी है और कौन सी नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं रुद्रन की पत्नी हूं, तुम्हारी भाभी। आइंदा मेरा नाम अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत मत करना, समझे? नीलिमा ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर कहा। समझे या नहीं? हाँ नीली, मेरा मतलब भाभी। समझ गया, विक्रम काउंटर का सहारा लेकर बोला। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो यही थप्पड़ सबके सामने पड़ेगा। इतना कहकर नीलिमा वापस जाने के लिए मुड़ी। क्यों भाभी, लगता है भैया ने छुआ तक नहीं? तभी तो शादी की साड़ी पहने नई नवेली दुल्हन की तरह आधी रात को घूम रही हो। विक्रम की आवाज में जहर घुला था। नीलिमा के कदम वहीं रुक गए। विक्रम ने सिगरेट जलाई और धुएं का छल्ला उड़ाते हुए बोला। तुम कभी रुद्रन की असली पत्नी नहीं बन पाओगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसके दिल तक नहीं पहुंच सकती। तुम सिर्फ एक दिखावा हो। जिस दिन तुम्हें ये सच समझ आ जाए उस दिन यहां आ जाना। मैं यहीं मिलूंगा तुम्हारे हर दुख को दूर करने के लिए। तब तक जाओ और उसकी पत्नी होने का नाटक करो। विक्रम कुछ और भी बड़बड़ा रहा था, लेकिन नीलिमा ने कुछ नहीं सुना और तेजी से अपने कमरे की तरफ लौट आई। रुद्रन उसी तरह गहरी नींद में सो रहा था। नीलिमा सीधे शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। खिड़की से चांदनी छनकर अंदर आ रही थी। उस रोशनी में उसने खुद को देखा। बड़ी ई की ठंडक से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसका वो कंधा अब भी जल रहा था जिसे विक्रम ने छुआ था। वो फौरन बाथरूम में गई और शॉवर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। उसने साबुन से अपने कंधे को इतनी जोर जोर से रगड़ा मानो उसकी छुअन को मिटा देना चाहती हो। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम का हाथ अब भी वहीं है। उस रात बाथरूम में शॉवर के पानी से ज्यादा नीलिमा के आंसू बहे थे। अगली सुबह दरवाजे पर हुई खटखट से नीलिमा की नींद खुली। उसने आंखें खोलीं तो रुद्रन बिस्तर पर नहीं था और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से उठी और दरवाजा खोला। बाहर आर्या चाय की ट्रे लिए खड़ी थी और उसने मजाक में अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। अब आंखें खोल सकती हूँ? आर्या ने शरारती अंदाज में पूछा। नीलिमा बस इतना ही कह पाई। ये आपकी चाय और ये भैया की कॉफी। अरे भैया कहाँ हैं? आर्या ट्रे लेकर अंदर आ गई। वो शायद। नीलिमा को कोई जवाब नहीं सूझा। ओह, जॉगिंग पर गए होंगे। वैसे शादी के अगले दिन कौन जॉगिंग पर जाता है भला? मैंने तो सोचा था तुम दोनों थककर अभी तक सो रहे होगे। आर्या ने ट्रे टेबल पर रखी और नीलिमा के कंधे पर सिर टिका दिया। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी।
बताओ ना भाभी, रात कैसी थी? मेरा भैया रोमांटिक है ना? आर्या ने नीलिमा को गले लगाते हुए सवालों की बौछार कर दी। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़े तकिए और चादर पर पड़ी। अरे भाभी, ये तकिया चादर यहाँ सोफे पर क्या कर रहा है? आर्या के इस सवाल के आगे नीलिमा हक्की बक्की खड़ी रह गई। आगे जारी।